चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर 1 अक्टूबर 2022 का विजन IAS का जो उनकी वेबसाइट पे है। तो आज के करंट अफेयर्स 1 अक्टूबर वाले में इन्होंने क्या लिखा है, क्या न्यूज़ है, लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं। UPSC के लिए करंट अफेयर्स बहुत महत्वपूर्ण होता है, स्टेट PCS के लिए भी करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो शुरू करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है, देख सकते हैं आप। इसका पहली न्यूज़ क्या है कि सरकार के अनुमान के अनुसार इस वर्ष 6 मिलियन से अधिक पराली जलाई जा सकती है। तो सरकार के अनुमान के अनुसार इस वर्ष मिलियन 6 मिलियन टन से अधिक पराली जलाए जाने की संभावना अधिक बताई गई है। सरकार के नवीनतम आकलन के अनुसार राजधानी क्षेत्र दिल्ली से सटे राज्य में वर्ष 2022-23 में पराली उत्पादन में 1.37 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। इसे रोकने के लिए दिल्ली के पड़ोसी राज्यों को पराली जलाने की बारीकी से निगरानी करने की आवश्यकता है। कार्य योजना के कार्यान्वयन का निर्देश दिया गया है। यह कार्य योजना वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM को प्रस्तुत की जाती है। CAQM एक वैधानिक निकाय है, इसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों के लिए। तो ये इसका पहला न्यूज़ है। और भी न्यूज़ है, देखते हैं। फिलहाल इसी न्यूज़ पे बात करते हैं। दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 15 सूत्रीय शीतकालीन कार्य योजना भी जारी की है। पराली जलाने का कारण क्या है? पराली जलाई जाती है, किसान पराली जलाते हैं, पराली होती क्या है, इस पर ही बात करेंगे। तो किसान श्रम की कम ज़रूरत वाले उपकरण जैसे कंबाइंड हार्वेस्टर का सहारा लेते हैं। इसके उपयोग से पराली खेत में ही रह जाती है। चूँकि धान की कटाई के मौसम और गेहूं की बुवाई के बीच केवल 10 दिन से भी कम समय होता है, इसलिए किसान अक्सर पराली जलाने का विकल्प चुनते हैं। नियंत्रण उपाय क्या है इसके लिए? पराली जलाने के वैकल्पिक रूप में बायो डिकम्पोजर का उपयोग, फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी का उपयोग किया जा सकता है। खेत से दूरी XC2, इसके तहत धान के पुआल का निम्नलिखित के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। किस किस में धान का प्रयोग किया जा सकता है, देखते हैं। तो जैसे बायोमास जो होता है, जैसे बायोमास से बिजली के उत्पादन बायो इथेनॉल ताप विद्युत संयंत्रों को फायरिंग में उपयोग हो सकता है। पराली मवेशियों के चारे के रूप में प्रयोग हो सकता है। पराली का फर्शनिंग सामग्री पैकेजिंग के रूप में प्रयोग हो सकता है। पराली जलाना गेहूं की बुवाई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह से नवंबर माह तक खेत से धान की फसल के अवशिष्ट पराली के लिए इसके उपाय किए जा सकते हैं। पराली जलाना गेहूं की बुवाई के लिए सितंबर के अंतिम सप्ताह के नवंबर माह तक खेत से धान की फसल के अवशिष्ट पराली को निपटाने का एक तरीका है। सरकार ने व्यावसायिक 5G सेवा लॉन्च की। अगली फसल है। तो पराली मोस्टली क्या होती है? पराली आप जानते हैं कि जो धान होता है, धान कटाई के पश्चात उसका जो वेस्टेज निकलता है बाली के अतिरिक्त, उसका डंठल होता है, उसके पूरी पौधा होता है, वो पराली कहलाती है। अब उसको जलाने से पर्यावरण में प्रदूषण होता है, ठीक है। उससे धान के खेत से जानते भी हैं आप, मीथेन गैस निकलती भी है। अन्य भी उससे वातावरण को दूषित करने वाले पदार्थ निकलते हैं। तो पराली जलाना हमेशा से एक मुद्दा रहा है, ठीक है। सर्दियों में जब पराली जलाई जाती है, सर्दियों में तो आसमान में बादल छा जाते हैं, बादल के रूप में बन जाता है, कोहरा बन जाता है, धुआं बन जाता है। ये सारी चीज़ें पराली जलाने के कारण उत्पन्न होती हैं। अगली खबर है, सरकार ने 5G सेवा लॉन्च की है। सरकार ने व्यावसायिक 5G सेवा लॉन्च की। 5वीं पीढ़ी 5G पीढ़ी का जो है इंटरनेट संचार साधन है, ठीक है। नेटवर्क के अगली पीढ़ी की मोबाइल नेटवर्क तकनीकी है। ये एकल तकनीक नहीं है बल्कि कई तकनीकियों से मिलकर बनी हुई है। तो 5G तकनीक आई है नई,
पहले 4G थी, फिर 5G आ गई, बल्कि कई तकनीकों का समूह है। इन तकनीकों में निम्नलिखित शामिल है। क्या है? विशाल बहु उपयोगकर्ता MIMO मल्टीपल इनपुट मल्टीपल और स्मॉल सेल स्टेशन बेस स्टेशन उपयोगकर्ता के बिना बाधा के जोड़ता है। मोबाइल एज कंप्यूटिंग या क्लाउड कंप्यूटिंग को भौतिक रूप से ले जाती है। बिफोर्सिंग या ट्रांसमिटिंग इकाई उपयोगकर्ता के बीच एक लेजर बीम है। माना जाता है कि 5G क्लाउड गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी तकनीकी को अपनाने में तेज़ी लाती है। 4G की तुलना में इसका उपयोग व्यापक क्षेत्र में किया जा सकता है। तो ये सारे साधन हैं 5G के। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, फिनटेक, कृषि और पशुधन, स्मार्ट एनर्जी एप्लीकेशन, शिक्षा आदि शामिल है। तो ये सारी चीज़ें 5G की तकनीकी से संबंधित हैं। और 5G ये सारी चीज़ें, ये माना जाता है कि 5G क्लाउड गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि को अपनाने में तेज़ी ला सकती है। तो 5G के अपनाने के मापदंड भी हैं कुछ। 5G होगा तो क्या होगा, उसके मापदंड क्या हैं 5G के। जैसे 5 स्पेक्ट्रम है, फ्रिक्वेंसी बैंड है, पीक डेटा दर है। 6000 MHz से ये 4G है, ये 5G है, 6G है। ये किस किस में क्या क्या चीज़ होती है, सारी इनकी तकनीकों के विषय में है। अगली खबर, अगली न्यूज़ है, उस पर चलते हैं कि RBI ने रेपो दर में 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है। आर्थिक समृद्धि का अनुमान घटाकर 7% कर दिया है। मौद्रिक नीति समिति MPC 3 तिमाहियों तक मुद्रास्फीति लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाई, इसलिए रेपो दर में वृद्धि की गई है। ठीक, मई 2022 के बाद चौथी बार ब्याज दर बढ़ाई गई है। नवीनतम वृद्धि के साथ रेपो दर 5.9% हो गई है। रेपो दर को नीतिगत दर भी कहते हैं। रेपो रेट वह दर होती है जिस पर RBI व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है। तो रेपो रेट क्या है कि RBI क्या करता है, व्यावसायिक बैंकों को उधार देता है, जिस रेट पर वो रेपो रेट कहलाती है। साथ ही RBI ने मौद्रिक राहत उपायों को भी व्यवस्थित तरीके से वापस लेने का सुझाव दिया है। इससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा आपूर्ति के विस्तार कर सकेंगे। और RBI द्वारा उपायों को वापस लेने से संबंधित है ये। तो 50 बेसिस पॉइंट के बेस पर RBI ने ये सारी चीज़ें की हैं। आगे चलते हैं, और क्या है इसमें। उच्च मुद्रास्फीति के कारण क्या क्या हो सकते हैं। आपूर्ति संबंधी कई बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। इन बाधाओं में शामिल है कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन, कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि और यूक्रेन युद्ध। वैश्विक स्तर पर भी वित्तीय स्थिति को कठोर किया जा रहा है। आर्थिक अर्थात मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए वैश्विक स्तर पर ब्याज दरों में वृद्धि की जा रही है। मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो मुद्रास्फीति के प्रभाव ये हैं, उच्च मुद्रास्फीति होती है कि नकारात्मक प्रभाव यह आय वितरण को भी प्रभावित करती है, क्योंकि निर्धन व्यक्ति अपने पास नकदी नहीं रखता है। ठीक है, ये सारे मुद्रास्फीति के, उच्च मुद्रास्फीति के नकारात्मक प्रभाव हैं। एक और न्यूज़ इधर भी है, एक न्यूज़ की कार्बनिक प्रदूषकों पर समीक्षा समिति की 18वीं बैठक, PORC की 18 समिति ने विचाराधीन 5 रसायनों में से 4 की समीक्षा की है। इसने स्टॉकहोम कन्वेंशन के अनुलग्न डिक्लेरेशन प्लस और UB 328 को सूचीबद्ध करने की सिफारिश की है। तो ये भी एक न्यूज़ है। बेंगलुरु में अगली न्यूज़ क्या है कि बेंगलुरु में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का बीटा परीक्षण लॉन्च किया गया है। आप इसको देख लेना। ठीक है, ये भी इधर वही वाली न्यूज़ है। तो ये भी ठीक है, महत्वपूर्ण न्यूज़ है। और भी न्यूज़ है, एक न्यूज़ ये आई है कि उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि निवारक निरोध व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर गंभीर हमला है। ऐसे में संविधान में इस तरह की कार्रवाई को अधिकृत करने वाले कानून में जो कुछ भी सच्चोपाय संबंधी प्रावधान किए जाएँ उनकी सख्ती से पालन किया जाए। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी है, देख सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय ने ये बोला है। अन्य सुर्खियाँ क्या हैं ऑकस के विषय में। चीन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी
IAEA में ऑकस के समूह के खिलाफ अपना प्रस्तापित अपना प्रारूप संकल्प वापस ले लिया है। भारत की कुशल और प्रभावशाली कूटनीति क्षमता से संभव हुआ है सब। इसके तहत भारत ने कई छोटे देशों को चीन संकल्प पर स्पष्ट रुख अपनाने में मदद की। ऑकस में कौन कौन से राष्ट्र हैं? ऑकस ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य एक त्रिस्तरीय पक्ष सामरिक रक्षा गठबंधन है ऑकस। तो ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका परमाणु चालित पनडुब्बियों की एक श्रेणी का निर्माण करना इसके उद्देश्यों में शामिल है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर कार्य करना, जहाँ चीन के उदय के बढ़ते खतरे के रूप में देखा जाता है और व्यापक तकनीकों का विकास किया जाता है। ठीक। एक और कुर्द समुदाय के विषय में आया है। कुर्द समुदाय क्या है? कुर्द समुदाय क्या है कि ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने चेतावनी दी है। यह उसका समूह है। कुर्द मेसोपोटामिया के मैदानी पहाड़ी इलाकों के देशज लोगों में से एक है। ये क्षेत्र दक्षिण पूर्वी तुर्की, उत्तर पूर्वी सीरिया, उत्तरी इराक और ईरान और दक्षिण पश्चिम में आर्मेनिया में है। ये कुर्द के बारे में है। आगे बात करते हैं एक और न्यूज़। वैश्विक मुद्रास्फीति मंदी, ग्लोबल स्टैग्फ्लेशंस, ये इसके विषय में भी है। और एक न्यूज़ है फेमा की विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने फेमा कानून के तहत जब्ती आदेश जारी किया है। इसे बाद में सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यह आदेश फेमा कानून की 300 धारा 37A के तहत जारी किया गया। इसे भारत का अब तक सबसे बड़ा जब्ती आदेश कहा जा रहा है। ठीक। और एक और न्यूज़ है, केंद्र ने प्राकृतिक गैस के दाम 40% तक बढ़ा दिया। भाई साहब, प्राकृतिक गैस अत्यधिक ज्वलनशील है, कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या क्या होता है ये देख लो। ठीक है, ये सारी न्यूज़ हैं। कल फिर मिलते हैं एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए बाय।